ठीक है, आज हम एप्लीकेशंस करेंगे। एप्लीकेशंस बहुत आसान है। तो बेसिकली आपके पास ये बुक का टॉपिक जो है ये है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, और ये है पेज नंबर 24 पे। 3 आप एप्लीकेशंस पढ़ोगे, एक स्फेरिकल और एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस और एक पैरेलल प्लेट्स। तो 3 कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम स्फेयर के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद हम तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट्स वाला कॉन्सेप्ट। बहुत इजी है, बहुत मजे का टॉपिक है, और बहुत लेकिन इजी बहुत है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि बुक नहीं है। तो जो नई बुक होती है उसमें फिर जो नया टॉपिक होता है, ये पहली दफा इस तरह से, इस तरह की मतलब कि प्रॉपर इन्होंने वो करके वो की है। वैसे पहले भी थी, लेकिन अब जरा इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि अब आप लोग का पेपर जो है ना वो एप्लीकेशन बेस्ड, उसमें उसका बाकायदा पोर्शन है। तो इस वजह से इस पे बड़ा फोकस करना है आपने। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि आपके पास एक स्फेयर है, और आपको पता है कि कंडक्टर जो होता है उसके अंदर चार्ज कभी भी स्टे नहीं करता हमेशा। अगर आप एक कंडक्टर को आप इस तरह से इमेजिन करें कि आजकल सीजन भी है, वाटरमेलन का सीजन है, ठीक है, आपके पास वाटरमेलन है और आप उसके अंदर एक चार्ज रख के आती हैं। जब आप वाटरमेलन इज अ कंडक्टर, हम अभी ये सपोज कर लेते हैं, एक मेटेलिक बॉल चले कंसिडर, मेटेलिक बॉल है, जब भी आप उसके अंदर चार्ज रखेंगी ना, वो चार्ज कभी भी उसके अंदर नहीं रहेगा, वो चार्ज हमेशा मूव करेगा बाहर उसकी सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, और वो पूरे चार्ज जो है ना वो पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अगर मेरे पास ये, आपके पास ये मेटेलिक बॉल है, और आपने कहा कि मैं यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू जो है यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये कभी भी अंदर नहीं रहेगा मेटेलिक बॉल के अंदर, ये बल्कि क्या करेगा, ये प्लस क्यू चार्ज बाहर आके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे सरफेस पे, प्लस प्लस प्लस। अब क्या हो ये, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अंदर 60 कूलॉम्स रखा था, आपने अंदर 60 कूलॉम्स का चार्ज रखा था, तो ये 60 डिफरेंट पॉइंट्स पे वन वन कूलॉम करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वन वन करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या 30 पॉइंट्स पे 2 कूलॉम्स करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है। ये क्लियर है कि चार्ज जो है वो कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं स्टे करता, हमेशा उसकी सरफेस पे होता है। यस। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि अब आपके पास जो इसकी बेसिकली एप्लीकेशन है, सबसे पहले है, अगर हम देखें तो लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर। आपके पास कंडक्टर है, स्फीयर के लिए हम कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपके पास एक कंडक्टर है, बुक के पेज नंबर 124 पे फिगर 11.16 की एक्सप्लेनेशन जो है ना वो है, ये सारा अभी वो करने लगे हम। आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि आपके पास एक पॉइंट उसने लिया हुआ है पी। ये पी पॉइंट वो वाला पॉइंट है जहां पे आपने लेट्स से चार्ज अपना प्लेस किया था। अब वो चार्ज जो है वो यहाँ नहीं रहा, वो कहाँ चला गया, इस कंडक्टर की सरफेस पे जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, अच्छा अब यहाँ पे हमने, फिर मैं आपको कहती हूँ कि जी मुझे इस पॉइंट पे, एक पॉइंट मैं सेलेक्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे इस पॉइंट पे बता दें, इस वाले पॉइंट पे बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इस चार्ज की वजह से। आप कहोगे अच्छा मैम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे, गॉसेस लॉ के थ्रू फाइंड आउट करोगे। और गॉसेस लॉ के थ्रू फाइंड आउट कैसे करोगे, आपने सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। गॉसियन सरफेस होती क्या है, गॉसियन सरफेस इज बेसिकली एन इमेजिनरी सरफेस जो कि सिमेट्रिक होती है, और वो आप खुद इमेजिनरी होती है, तो आप खुद से इमेजिन करते हो। और अगर ये स्फेयर है तो इसके साथ आप क्या करोगे, एक स्फेयर ही को उसके अंदर, मतलब आप इमेजिन करोगे कि एक स्फेयर के अंदर एक स्फेयर ही इमेजिन कर लोगे कि वो आपकी गॉसियन सरफेस होगी। अब आपने क्या करना है कि आपको मैंने कहा जो रेड वाला मार्कर जहाँ पे मैंने वो किया है कि रेड, जहाँ से रेड इंक है, मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ पे मुझे बताएं कि क्या वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ई की क्या वैल्यू है। तो आप पहले क्या करोगे, इस जगह पे इमेजिन कर लोगे कि यहाँ पे है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जीएस से हम इसको डिनोट कर देते हैं। गॉसियन सरफेस आपने इमेजिन कर ली। अब आपने देखा कि इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारे चार्जेस इस सरफेस के बाहर हैं।
ये बाहर है ना सारे चार्जेस, और इनकी फील्ड लाइंस भी बाहर हैं, अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं है। उसका रीजन ये है, अगर इसकी फील्ड लाइन यहाँ पे जाती है तो इसकी फील्ड लाइन यहाँ पे आ रही होगी, तो ये दोनों तो लाइक चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इनकी फील्ड लाइंस कभी मिल ही नहीं सकती, तो इस वजह से ये ऑपोजिटली मूव करेंगी, तो ये सारी की सारी इसके चार्जेस की जो फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ ही बन रही हैं। तो आपके पास जो अंदर है इस रेड वाले सर्कल के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, पॉइंट पी पे जो आपने चार्ज रखा था वो तो बाहर चला गया। तो अब आप कहोगे कि सिंस देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, तो जब चार्ज ही इनक्लोज नहीं है तो ई फील्ड क्या होगी? ई आपको पता है कि ई इज बेसिकली क्या होता है, ई इज बेसिकली के क्यू ओवर आर स्क्वायर। या अगर हम अभी फ्लक्स की बात करें, हम फ्लक्स की बात करें ना, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास मुझे बताएं कि जब आपके पास क्यू जो है वो अंदर है ही नहीं, क्यू तो सारा बाहर पड़ा है, सरफेस के बाहर पड़ा है, तो आपके पास क्यू की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो आपके पास ना इस फिगर की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई है? फिगर 11.6 इसने ना बड़े आराम से खुद से लिख दिया है पहले कि E इज इक्वल्स टू जीरो। वो ये अज्यूम कर रहा है कि हमें ना सब कुछ पता है कि E इज इक्वल्स टू जीरो है अंदर, और अब आपको पता है कि E इज इक्वल्स टू जीरो है, लेकिन वो क्यों जीरो है ये क्लियर है कि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज सारा किधर चला जाता है? सरफेस के ऊपर। तो अंदर कोई चार्ज रहता ही नहीं है, इस सरफेस के अंदर जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, सारे का सारा बाहर है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? क्यू जीरो हो गया, तो आपके पास फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो फिगर 11.17 है, इसमें बेसिकली वो ये बता रहा है कि कंडक्टर चाहे स्फेरिकल शेप का हो, कंडक्टर चाहे इरेगुलर शेप कंडक्टर हो, जब भी आपके पास कंडक्टर होता है तो वो उसकी शेप, रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप, charge does not reside inside the conductor, rather it stays outside the conductor। वो हमेशा चार्ज किधर स्टे करता है? उसकी सरफेस पे स्टे करता है। ये बात क्लियर है? क्लियर है बच्चों ये बात? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास अगर हम देखें ना, पेज नंबर 25 पे आ जाए जरा। बात वही है जो 11.18 में इसने वही वाली बात कर रहे हैं जो अभी हम ये यहाँ पे देख चुके हैं, जो हमने पिछली फिगर में देखी है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट ये इस तरह से कर रहा है कि उसने कहा है कि जी आप चार्ज अंदर प्लेस करते हैं और फिर आपको पता है कि वो चार्ज बाहर चला जाता है, और आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि आपने, वही वाली बात है कि आपने यहाँ पे फील्ड फाइंड आउट करनी है इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर। आप फिर वही लॉजिक लगाओगे, आप कहोगे कि सिंस आप कहोगे कि सिंस यहाँ पे अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, वही वाली लॉजिक लगाओगे और आपके पास फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अब आपने क्या किया, जो आखिरी फिगर बनी हुई है वो जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको जरा एक दफा समझ लेते हैं। आपने, उसने ये कहा है कि आपके पास एक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, और यू हैव प्लेस्ड अ चार्ज फोर्सफुली इनसाइड द कंडक्टर। फोर्सफुली करके फिर आपने उसको इंसुलेट कर दी है साइड से, आपने यहाँ पे रखा पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसने क्या करना है? बाहर मूव करना शुरू कर देना है। तो आपने क्या किया कि आपने उसको इंसुलेट कर दिया, यहाँ पे एक इंसुलेटर रख दिया कि ये चार्ज बाहर मूव ना कर सके, ये दरमियान में ही रह सके। तो ये आपने एक इंसुलेटर यहाँ पे लगा के इसको इंसुलेट कर दिया, इंसुलेशन प्रोवाइड कर दी ताकि ये बाहर ना जा सके। इंसुलेशन, ये आपके लिए सर्कल जो है ये किस चीज को शो कर रहा है कि आपने यहाँ पे इंसुलेट कर दिया है इस चार्ज को ताकि ये बाहर सरफेस पे ना जा सके। ये ब्लैक वाला सरफेस ब्लैक वाला सर्कल बेसिकली मेटेलिक बॉल है। अब आपके पास क्या होगा कि सिंस ये कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर होते हैं ये क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ अट्रैक्ट ना हो? ये पॉजिटिव चार्ज अंदर पड़ा हुआ है और आपके पास इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसको वो करने आ जाएंगे, न्यूट्रलाइज करने आ जाएंगे, तो वो इससे अट्रैक्ट होके यहाँ पे इसके पास आ गए। उतने ही चार्जेस आएंगे जितना आपके पास ये चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है 65 कूलॉम्स, तो ये
इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि उन सब का चार्ज मिलके 65 कूलॉम्स बन जाएगा। अब आपको पता है कि जब 60 ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे मूव करें तो आपको पता है कि पीछे जो है इनकी वजह से जब नेगेटिव चार्जेस निकले तो वहां इनकी वजह से आपके पास बेसिकली वहां पे एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा पीछे कंडक्टर के अंदर। और वॉइड ऑफ जो हम जिसको कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन में फिर क्या पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। जितने आपके पास नेगेटिव चार्ज अंदर मूव किए हैं उस पॉजिटिव चार्ज के पास उतने ही इनके हर एक के मतलब ऑपोजिट एक पॉजिटिव चार्ज बाहर सरफेस पे क्रिएट हो जाएगा। तो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो गए पूरी सरफेस के ऊपर। तो आप अब इसकी लॉजिक ये है, देखें अगर आपने 65 कूलॉम्स अंदर रखा था ना तो इतने चार्जेस आए नेगेटिव चार्जेस के उनके ऊपर भी 65 कूलॉम चार्ज था। अब उनकी वजह से जो पीछे वॉइड क्रिएट हुआ वो भी इतना क्रिएट हुआ कि ये जो पूरी सरफेस के ऊपर चार्ज आ गया वो कितना है, वो भी 65 है। अब आप क्या करोगे कि अब आपको कोई कह दे कि जी मुझे बता दें कि इसका वो क्या होगा, इसका फ्लक्स क्या होगा। मैं आपको ये वाला पॉइंट कह देती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे इस पॉइंट पे बता दें कि क्या फ्लक्स होगा। तो आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट पे फ्लक्स किस तरह से फाइंड आउट करोगे। आप कहोगे ठीक है मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लेती हूँ। बुक में इस तरह की डायग्राम नहीं बनी हुई है, मैं वैसे आपको समझा रही हूँ। आपने यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो है वो इमेजिन कर ली और आपने इस पॉइंट पे, सॉरी इसके बाहर आपने करनी थी, अच्छा चलें, आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ली और आपने इसमें से फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहा। तो आपने इस पॉइंट पे जब फ्लक्स फाइंड आउट किया तो आपको पता चला कि यहाँ पे तो फ्लक्स निकल रहा होगा ना इनकी वजह से, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये वाले चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकल रही होंगी। तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया तो आपको मिला कि फ्लक्स जो है वो इसमें वो कितना है, वो उतना ही है जितना फ्लक्स जो है इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये वही वाला क्यू है जो आपने यहाँ अंदर रखा था, वही वाले क्यू की वैल्यू जो है वो बाहर आ चुकी है। तो आपको यहाँ से एक चीज कंफर्म हो गई कि चार्ज अंदर होने से या बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे या फ्लक्स पे। चार्ज मेटल के अंदर हो या चार्ज मेटल के बाहर हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर है? यस मैम। ठीक हो गया। अब जो है हम एक दफा से देख लेते हैं इस पूरे उसमें ना, इस पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ आपको एक चीज समझाने की कोशिश की गई है कि कभी भी चार्ज रिजाइड नहीं करता एक कंडक्टर के अंदर, चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पे आ जाता है। इसको ऐसे समझें कि वाटरमेलन का सीजन है, वाटरमेलन आपने खरीदा और आपने उस वाटरमेलन के अंदर दरमियान में एक सिम बॉल जो है वो रख दी, जो पिंग पोंग बॉल नहीं होती वो ले ली आपने। उसको आप लेट से कर देते ये मेरा चार्ज है, आपने वो चार्ज उसकी कोर में रख दिया। वो कोर में कभी भी नहीं रहेगा, मेरे कहने का मतलब अभी हमने सारी बात की ना कि वो जो चार्ज है ना वो कभी भी उस वाटरमेलन के कोर के अंदर नहीं रहेगा। वो चार्ज क्या करेगा, वो बॉल बिखर के लेकिन इक्वल हिस्सों में टूट के वो उसके ग्रीन वाले सरफेस के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इस अब ज्यादा क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो वो चार्ज टूट के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके क्या होगा, पूरी सरफेस के ऊपर आ जाएगा। और हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा अच्छा कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज अंदर रहे या चार्ज बाहर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स की वैल्यू बिल्कुल उतनी ही होती है कि अगर चार्ज अंदर होता उतनी ही होगी जितनी अगर के अभी तो वो बाहर है ना, तो उसकी उतनी वैल्यू है जितनी अगर तब होती है जब वो अंदर था। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज अंदर है या बाहर है। और बाय द वे इस बात से एक वो वाली एग्जांपल जो हमने एक दफा पीछे की थी, वो एक क्वेश्चन था कि थंडर स्टॉर्म में अपने कैसे बचाएंगे अपने आप को। तो आप क्या करोगे, अब ये क्लियर हो गया होगा, आप अपने आप को क्या करोगे कि किसी मेटेलिक सरफेस के, यानी गाड़ी प्लास्टिक की तो होती नहीं है, आप गाड़ी के अंदर बैठ जाओगे, गाड़ी के बाहर सारा चार्ज रहेगा, गाड़ी के अंदर कोई चार्ज नहीं ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि जो मेटेलिक सरफेस होती है हमेशा उसके ऊपर चार्ज होता है, उसके अंदर कभी नहीं जाता। ठीक है, ये इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन भी होगी। ठीक हो गया। पेज यस नंबर मैम। 26 पे यही एक एयरप्लेन के बारे में लिखा हुआ है और बिल्कुल यही वाली बात लिखी है कि एयरप्लेन जो होते हैं उनके अंदर नहीं चार्ज जाता, अगर लाइटनिंग हो रही हो हमेशा उसके बाहर ही रिजाइड करते हैं।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 26 पे, आर्टिकल 11.5.13 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। अब आपने क्या करना है कि अब आपने, अभी हमने स्फीयर की बात की थी, अब आपने एक ऐसी शीट कंसिडर करनी। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब है कि इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जितना बड़े से बड़ा नंबर आप इमेजिन कर सको ना वो। अब आपके पास एक शीट है और शीट ऑफ इनफाइनाइट चार्ज है, उस शीट है, उसके ऊपर चार्जेस हैं। अच्छा, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक बात हमेशा याद रखिए कि गॉसेस लॉ आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हो जहां पे सिमेट्री होगी। अगर सिमेट्री नहीं है तो आप गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं गॉसेस लॉ का। गॉसेस लॉ की ये लिमिटेशन हम कह सकते हैं कि गॉसेस लॉ कैन बी अप्लाइड ओनली वेयर देयर इज सम सिमेट्री, सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री। स्फीयर में सिमेट्री होती है ना, आपके पास स्फीयर में कैसे सिमेट्री होती है? ये स्फीयर है तो जितना आपके पास ये रेडियस होता है उतना ही रेडियस ये होता है, जितना आपके पास ये वाला डिस्टेंस होता है उतना ही ये होता है, तो ये सिमेट्री होती है। ठीक है, अब आपके पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस में अब आपने ये इमेजिन करना है, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी, आपके घर से भी बड़ी, आपके कॉलेज से भी बड़ी, पूरे पाकिस्तान से बड़ी एक शीट है, शीट ऑफ चार्जेस है। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि इमेजिनरी केस है, शीट ऑफ चार्जेस है। ठीक है, अब आपने उसके ऊपर चार्जेस पड़े। अब हम यहाँ पे शीट ड्रॉ कर लेते हैं और हम कहते हैं कि इसके ऊपर चार्जेस हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस हर जगह पे इसके वो हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसकी ना एक चार्ज डेंसिटी है। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इज बेसिकली क्यू डिवाइडेड बाय एरिया, यानी चार्ज पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा इस शीट की क्या है? एक चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, एंड दैट इज सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, यानी पर इसका यूनिट क्या होगा? कूलॉम्स पर मीटर स्क्वायर, यानी एक मीटर स्क्वायर में कितने कूलॉम्स पड़े हैं, तो वो आपको पता होगा कि कितना इसका, मेरे पास कितनी, लेट्स से आपके पास, आपने हर मीटर स्क्वायर पे, जिस तरह हम घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं ना, तो उसमें हम बात करते हैं कि इतने मीटर स्क्वायर रेट पता करवाओ और ये वो टाइल्स लगानी है तो कितना एरिया कवर करेगी। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपको पता है कि अच्छा एक मीटर स्क्वायर पे, एक मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर बाय 1 मीटर। अब आपको अगर मीटर रॉड का आइडिया हो तो 1 मीटर बाय 1 मीटर का एरिया, उस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो चार्ज डिवाइडेड बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर वाला एरिया, तो वो आपके पास क्या है? सिग्मा, चार्ज डेंसिटी। अब आपके पास मैं ये शीट दे देती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे इस पॉइंट पे बता दें कि क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये जो पॉइंट पी है ना, आपने मुझे इस पे बताना है कि क्या वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, पॉइंट पी पे आपने क्या बताना है? फ्लक्स की वैल्यू, क्या? फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इस फ्लक्स की वैल्यू आप कैसे इलेक्ट बताओ? कि आप कहोगे कि यहाँ पे हमें पता है कि हम गॉसियस लॉ की एप्लीकेशन करते हैं, तो आपको पता है अब यहाँ पे आपको गॉसियस लॉ, गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी, और एक ऐसी गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी जो कि क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सिमेट्री कैसे अचीव करें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अब अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पी पे अगर हम सिमेट्री अप्लाई करें, जैसे हमने पिछले केस में किया था कि हम एक स्फेयर ही बना दें, मतलब आप इमेजिन करें यहाँ पे आप एक स्फेयर बना दें, तो क्या वो सिमेट्री अचीव कर पाएगा? सिमेट्री स्फेयर नहीं अचीव कर पाएगा। क्यों? आप बिल्कुल ऐसे इमेजिन करें कि आपके पास वो शीट ऑफ इनफाइनाइट चार्जेस है, बहुत बड़ी सारी शीट है, और आप उसके दरमियान में से एक, मतलब उसको, उसमें से एक बॉल है आपके पास, और वो शीट ऑफ चार्जेस उसके दरमियान में खड़ी है। तो वो शीट ऑफ चार्जेस जो है ना, वो बेसिकली देखिए आपके पास वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे फिर चार्जेस, कहीं पे कोई फील्ड की वैल्यू होगी, कहीं पे कोई फील्ड की वैल्यू होगी। तो स्फेयर जो है वो इस केस में सिमेट्री प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आपको कोई और शेप इमेजिन करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे लेते हो कि आप कहते हो अच्छा मैं इस मसले को ऐसे हल करती हूँ कि मैंने सिमेट्री अचीव करनी है, तो इसका मतलब जितना पॉइंट डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे होगा ना इस शीट से,
उतना ही डिस्टेंस मैं पीछे वाली साइड पे भी ले लेती हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये वाला डिस्टेंस है आपके पास d, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है d। आपने एक और इमेजिन करनी है सरफेस जिसका डिस्टेंस d होगा लेकिन वो दूसरी साइड पे होगा। दूसरी साइड पे इसलिए करेंगे क्योंकि आपके पास इससे सिमेट्री अचीव होगी कि अच्छा जितनी ई की यहाँ पे वैल्यू है, जितनी फ्लक्स की यहाँ पे वैल्यू, उतनी वैल्यू यहाँ पे भी होगी। तो आपने ये इमेजिन कर लिया। अब आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों सरफेसेस को यहाँ पे एक इनका वो बना देना है कि इनको ट्रांसलेट कर देना है। ये वाला मार्कर यूज कर देना। ठीक हो गया। अब आपने इनको ज्वाइन कर देना है। ये आपके पास एक सिलेंडर बन गया। ठीक हो गया, ये एक सिलेंडर बन गया। ये आपके पास एक सिलेंडर बन गया। अब जरा क्विकली पिछला वाला ना, हमें अगर वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट अगर याद हो आप लोगों को, वेक्टर एरिया क्या होता था कि अगर आपके पास ये एक सरफेस है, वेक्टर एरिया होता था उसका, उसके जो परपेंडिकुलर आप लेते हो ना, ये इसका वेक्टर एरिया है। ठीक है, इसके पर इस सरफेस के, अगर आपके पास ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसका वेक्टर एरिया कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। अगर ये एक सरफेस है इस तरह से खड़ी हुई है, इसका वेक्टर एरिया कहाँ होगा? यूं बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि 90 डिग्रीज का एंगल है। तो इसी तरह अब आपने इनके वेक्टर एरियाज को लेना है। अब ये पी जो शेप है, पी वाली जो सर्कुलर डिस्क है, इसका वेक्टर एरिया कहाँ होगा? इसके 90 डिग्रीज पे। पी प्राइम जो पीछे वाली डिस्क है, उसका वेक्टर एरिया कहाँ होगा? बाहर वाली साइड पे। अब जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस का मतलब है जो ऐसे करके सरफेस होंगी ना, सिलेंडर की ऐसे करके जो ये वाली सरफेस है, कर्व्ड सरफेस का वेक्टर एरिया कहाँ होगा? एन हैट ऊपर को। कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया कहाँ, वेक्टर एरिया कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। नीचे वाले का नीचे की तरफ होगा, और यहाँ पे भी नीचे की तरफ होगा। ये आपने इनके वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। अब ई फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ई फील्ड की डायरेक्शन तो यूं है, पॉजिटिव चार्जेस से यूं निकल रही हैं ई फील्ड्स। अब हम जरा जल्दी से देख लेते हैं कि एंगल बिटवीन कर्व्ड सरफेस का वेक्टर एरिया और ई फील्ड क्या बन रहा है? 90 डिग्रीज। हमें पता है कि जब एंगल 90 डिग्रीज हो जाता है तो आपके पास फ्लक्स जो होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा। जब कॉस 90 डिग्रीज हो जाएगा तो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 0। तो फाई या फ्लक्स कर्व इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ये कर्व्ड सरफेस यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, 0। जो नीचे है वहां पे भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं पीछे को निकल रही हैं, स्टिल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। यहाँ पे भी ये नीचे वाली साइड पे 90 डिग्रीज का एंगल बना रही हैं, तो वो फिर 0 ही हो जाएगा। अब आपके पास जो P का हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि फ्लक्स थ्रू P क्या होगा। फ्लक्स थ्रू P क्या होगा? फ्लक्स थ्रू P क्या होगा? वो होगा E डॉट A विच इज इक्वल्स टू नजर नहीं आ रहा हमें। E A cos थीटा। अच्छा, यहाँ पे थीटा की क्या वैल्यू है? E भी ऐसे जा रहा है, N भी ऐसे जा रहा है, दोनों के दरम्यान में कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्रीज। तो आप 0 डिग्रीज, आपको पता है 0 डिग्रीज क्या होता है? cos 0 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास ये फ्लक्स क्या आ जाएगा? E A, यानी 5P इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू P इज इक्वल्स टू E A। इसी तरह आप P प्राइम वाले का भी फाइंड आउट कर लोगे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं पीछे को, इनके दरम्यान में भी एंगल 0 है, तो 5P प्राइम इज इक्वल्स टू E A cos 0 डिग्रीज विच इज इक्वल्स टू E A। तो 5P प्राइम भी क्या हो गया? E A। सो जो टोटल फ्लक्स, अच्छा ये जो दरमियान वाली डिस्क है इसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं होगा, उसका रीजन क्या होगा? उसके अंदर क्यों नहीं फ्लक्स होगा? उसके अंदर फ्लक्स क्योंकि उसका शायद वेक्टर नहीं बन रहा कोई। वेक्टर तो बन सकता है, वेक्टर तो बन सकता है, वो अंदर है ना।
वो अंदर है, अच्छा चले वो अंदर है तो उसमें नहीं बनेगा उसके अंदर। चलें खैर वो आपकी बुक में है भी नहीं कि ऐसा क्या सीन है। खैर हम अभी इसको सिर्फ यहाँ पे देखते हैं। अभी हमने फाइंड आउट किया कि फ्लक्स थ्रू पी सरफेस जो था वो कितना था, जो पी वाली सरफेस थी उसमें से निकला था ई ए, और फ्लक्स थ्रू पी प्राइम कितना था ई ए। तो आपके पास जो टोटल फ्लक्स है ना वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दें तो ई ए प्लस ई ए क्या हो जाएगा 2 E A। ठीक हो गया। अब आप जरा बुक के पेज नंबर 26 पे आए। उसने ना कोई खास डिटेल नहीं दी, उसने बड़े सिंपल तरीके से जो लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़े, पेज नंबर 26। हेंस द फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज जीरो। कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स जीरो है, जो ये ब्लू वाली लाइंस है इसमें से फ्लक्स जीरो है। एंड while it is 2EA, while it is 2EA through the two end faces of the closed surface, where A is the area of cross section। A इनका एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो डिस्क का एरिया है, ठीक है। और उसने आपको ये बताया। अब आपको समझ आई कि ये बेसिकली 2EA की वैल्यू कैसे आई है, एक इसमें से फ्लक्स लिया और एक इसमें से फ्लक्स लिया, ठीक है। तो ये आपके पास 2EA एक वैल्यू आ गई। अब जो आपके पास, अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे फ्लक्स वाली ही। अब आपके पास थोड़ा सा, अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गई ना, नेक्स्ट वाला तो इससे भी मतलब वो इसी पे बेस्ड है। अभी हम जो एक रिजल्ट निकालेंगे ना वो इसी से उस पे बेस्ड अगला टॉपिक है। तो इसलिए अब जो हम सीखने लगे ना उसको जरा गौर से देखें। अभी आपने फाइंड आउट किया कि जी जो फ्लक्स है वो आपके पास कितना है 2EA। और आपको पता है कि जो गॉसेस लॉ है इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। गॉसेस लॉ जो है वो क्या कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइड इनक्लोज्ड बाय सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास गॉसेस लॉ कहता है, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्योंकि इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है सेम है, तो आप इक्वेट कर सकते हो, इक्वेटिंग 1 and 2। आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, आपके पास इक्वेट किया आपने, तो आपके पास क्या आ गया 2EA इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सिग्मा जो होता है वो क्या होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर हम यहाँ पे Q की वैल्यू यहाँ पे निकाल लें, हम कहें कि अच्छा Q इज इक्वल्स टू बेसिकली सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, substituting value of sigma Q, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं, इन इक्वेशन 3। तो आप क्या होगे 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये A और A कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, आपके पास क्या रह जाएगा 2E इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और which implies that E is equals to sigma divided by 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी जो उस शीट में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, चार्ज डेंसिटी पे और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। डिस्टेंस पे वो तब तक नहीं डिपेंड करेंगी जब तक आपके पास करीब करीब होगा। मतलब आपके पास जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस है ना, अगर आप उससे 5 माइल्स दूर चले जाएंगे तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब आपके पास जो चार्ज होगा ना, जो शीट के ऊपर चार्ज होगा, जब आप उससे बहुत दूर चले जाओगे तो जितना आप चीज से दूर जाते हो आपको वो उतनी छोटी नजर आनी शुरू हो जाती है ना, तो वो शीट ऑफ चार्जेस आपको लगेगा ये कोई पॉइंट चार्ज पड़ा है। तो वहां पे फिर वो इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी आर स्क्वायर के साथ वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब तक हम इस शीट की बात करें, जब तक आप उस शीट के करीब हो तो आर से कोई फर्क नहीं पड़ता ई पे, आपके पास सिर्फ डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे और 2 एप्सिलॉन नॉट पे डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसके ऊपर यहाँ पे साथ आर हैट लगा देंगे, आपके पास यूनिट वेक्टर वो हो जाएगा। ठीक हो गया? यस मैम।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बच्चों वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। हम अभी रिजल्ट इसका लिख लेते हैं। एमन बताएंगे क्या रिजल्ट निकला है अभी? E इज इक्वल्स टू sigma over 2 epsilon naught. E इज इक्वल्स टू Sigma over 2 epsilon naught. E इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किस चीज का होता है? ये केस ऑफ इनफाइनाइट of charge. शीट ऑफ चार्ज। अब आपने इमेजिन करना है कि दो ऐसी शीट्स हैं आपके पास। अभी तो हमने एक शीट इमेजिन की ना, अब हम पैरेलल प्लेट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे। आपके पास दो शीट्स है, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज और उसके बिल्कुल सामने ये इनफाइनाइट शीट्स हैं, बहुत लंबी हैं, और इसके नीचे आपने रखी हुई है एक ऐसी शीट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पहले ना हम इस अप्रोच से करके देख लेते हैं। अभी हम बुक वाली अप्रोच से नहीं कर रहे। बुक वाली अप्रोच भी इजी है, ये वाली अप्रोच भी इजी है, लेकिन आपको इससे पहले से रिजल्ट पता चल जाएगा। जरा जल्दी से मुझे बताएंगे। देखें, पॉजिटिव चार्ज से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या करती हैं? पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज करती हैं, यानी उससे अवे मूव करती हैं। ऐसा ही है, हमने यही पढ़ा है ना अभी Yes, तक। तो आपको पता है कि जो इसकी ई फील्ड होगी, ये एक शीट ऑफ चार्जेस है ना, इसकी ई फील्ड इतनी होगी, वो होगी प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, या प्लस ना भी लगाएं आप, यहाँ पे इसके साथ एक एरो लगा दें यहाँ पे कि ये अवे फ्रॉम द शीट ऑफ चार्जेस मूव कर रही है इस साइड पे। इस वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे भी वो अवे मूव कर रही होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और नीचे आप मजीद आ जाएं तो इधर भी ये नीचे को मूव करिएगी, जो हम अभी से पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव शीट की बात कर रहे हैं। तो उसकी अब बच्चों अगर क्लास का टाइम थोड़ा सा अप हो जाता है ना, अब ये खत्म हो जाता है, तो आपने रीज्वाइन कर लेना है। अभी वैसे टाइम है 7 मिनट्स तो है। अच्छा, okay, ma'am. यहाँ पे क्या वैल्यू होगी? सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये अभी हम सिर्फ पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज की डिस्कस करें। अब आपके पास नेगेटिव की तरफ देखते हैं। आपको पता है नेगेटिव से हमेशा क्या करते हैं? टुवर्ड्स मूव करती है फील्ड, तो इसके हमेशा करीब आएगी। अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट हो रही होगी वो यूं होगी, उसकी डायरेक्शन यूं होगी, और वैल्यू उसकी वही होगी, क्योंकि जितना चार्ज इस शीट पे उतना ही चार्ज इस शीट पे। सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी वो टुवर्ड्स हो रही होगी तो वो इसकी तरफ होगी, और उसकी भी वैल्यू ई फील्ड की क्या होगी? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसमें भी इधर भी इसकी टुवर्ड्स हो रही होगी, और उसकी वैल्यू वही होगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा बच्चों खुद देखें, दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगी। तो Yes. यहाँ पे आपके पास जो फील्ड होगी ना, ई जो होगी ना, वो क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पे भी इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी डायरेक्शन नीचे है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। आपके पास यहाँ पे भी E इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। E सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, और वहां पे आपके पास हो जाएगी E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। E डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम आ जाएगा। क्या होगा कि 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ गया, सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा। 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 और 2 कैंसिल। E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी। एक ये तरीका है इसको करने का। अब बुक वाली अप्रोच से भी कर लेते हैं, यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस नहीं, आपसे कोई पैरेलल प्लेट की ई फील्ड पूछ ले, तो आप कहोगे वो होती है E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप ये वाली अप्रोच भी कर सकते हो, लेकिन जो बुक में की हुई है अब उसको भी देख लेते हैं। वो भी इजी है, वो गॉसियन सरफेस के थ्रू की है। गॉसियन सरफेस के थ्रू भी इजी हो जाती है लेकिन अभी आपको इससे ये क्लियर हो गया होगा कि ऊपर और यहाँ पे ई फील्ड क्यों नहीं एग्जिस्ट करती।
अभी आपके पास वही वाला केस है कि आपके पास ये ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की शीट है, नीचे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव मूव करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है। आपने ये लाइंस ड्रॉ कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। और हमने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस कंसिडर किए हैं, यानी बहुत लंबी है, तो हम अभी फ्रिंजिंग फील्ड्स को भी निग्लेक्ट करें कि इनफाइनाइट का मतलब है कि वहाँ पे फ्रिंजिंग फील्ड नहीं एग्जिस्ट करेगी। अच्छा खैर, अब हमारे पास, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेनी है यूं, एक बॉक्स के फॉर्म में। यहाँ पे भी आप स्फेयर नहीं ले सकते, यहाँ पे आप सिलेंडर नहीं ले सकते, इनके दरमियान में वो सिमेट्री को पूरा नहीं करेंगी। बच्चों ये समझ आइए कि आपने एक बॉक्स ले लेनी है, ये गॉसियन सरफेस अब यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है, रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल की 4 साइड्स हैं। अगर हम देखें इस रेक्टेंगल की 4 साइड्स हैं, एक ये वाली साइड जिसको हम कह देते हैं साइड 1, इसको हम कह देते हैं 1, इस वाली साइड को कह देते हैं 2, इधर वाली साइड को कह देते हैं 3, और इस वाली ऊपर वाली साइड को कह देते हैं 4। यानी आपके पास 4 फेसेस हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब वही पैरेलल वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इस शीट की जो ये वाली साइड है ना, इस बॉक्स की ये वाली साइड है, इसका वेक्टर एरिया कैसे होगा, वो बाहर की तरफ होगा, यानी इसका वेक्टर एरिया यूं बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह है, वो नीचे जा रही हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक वाली लाइन है, वो कहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। फील्ड लाइन नीचे जा रही है और इसका वेक्टर एरिया यूं बाहर को निकल रहा है। तो इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्रीज, 90। ठीक है। तो आपके पास, आपको पता है कि अगर आप फ्लक्स थ्रू फेस 1 निकाल लेते हैं, फ्लक्स थ्रू फेस 1 जो साइड 1 है, सॉरी फ्लक्स थ्रू साइड 1, तो आपके पास क्या होगा, ई डॉट ए, और आपको पता है कि ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा में जीरो, थीटा की क्या वैल्यू है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इस वाले फेस में फ्लक्स की क्या वैल्यू है, जीरो। अब हम 2 वाले फेस में फाइंड आउट कर लेते हैं, फाइड 2 में क्या होगा, सॉरी साइड 2 पे क्या होगा। अगेन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे को मूव कर रही हैं, और इसका जो वेक्टर एरिया है वो भी किधर को मूव कर रहा है, इसका वेक्टर एरिया इस जो साइड लेटी हुई है ना, उसका वेक्टर एरिया नीचे को उसके पैरेलल होगा, उसके सॉरी परपेंडिकुलर होगा। तो उसके परपेंडिकुलर होगा तो वो भी नीचे को होगा, एन प्राइम इसका किधर होगा, नीचे को होगा। तो ये दोनों, इसका वेक्टर एरिया भी इस तरह जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे जा रही हैं। तो आपके पास दोनों के दरमियान में क्या एंगल है, 0 डिग्रीज। तो आप कहोगे ई ए कॉस 0 डिग्रीज, कॉस 0 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1, तो आपके पास ई ए आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। इधर से क्या वैल्यू आई, ई ए। अब आप थ्रू फेज 3 कर लें, तो फेज 3 में भी वही वाली लॉजिक है जो यहाँ पे आपने लगानी है, यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन नीचे है, लेकिन इसका जो वेक्टर एरिया है वो किधर है, आउटवर्ड्स है। तो आउटवर्ड्स है, और आपके पास इनके दरमियान में क्या एंगल बन गया, 90 डिग्रीज। तो यही वाली सेम लॉजिक आप कहोगे कि ई ए कॉस 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कॉस 90 डिग्रीज 0 होता है। फ्लक्स जो है थ्रू फेस 4, जो साइड 4 है, वहां पे भी 0 होगा। उसका रीजन क्या है कि देखें यहाँ पे तो कोई फील्ड लाइंस है ही नहीं, इधर वाली साइड पे तो कोई फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो क्यों नहीं करती, वो भी मैंने आपको पिछली अप्रोच में समझा दिया था ना, कि ऊपर कोई फील्ड लाइन जो होती है वो इसकी फील्ड लाइंस और इसकी फील्ड लाइंस, इसकी फील्ड और इसकी फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करिए, तो यहाँ पे कोई फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिंस फील्ड ही 0 है, ई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ई ए कॉस थीटा में ई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आपके पास ये वैल्यू भी 0 होगी। तो आपके पास सिर्फ एक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है, और वो कौन सा फ्लक्स है, फेज 2 में, बाकी सारे 0 हैं, ठीक है। तो अब आपके पास यही वाली चीज बुक में लिखी हुई है, बुक में पेज नंबर 28 पे देखें। उसने क्या किया, उसने कहा कि सिग्मा ली है, सिग्मा ई ए इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बुक वाली अप्रोच क्या है, वो कह रहे हैं सिग्मा ई डॉट डेल ए
इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वही बात है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू, फ्लक्स की वैल्यू भी यही होती है E डॉट डेल ए। फ्लक्स दो चीजों के इक्वल होता है ना, फ्लक्स के दो फॉर्मूलाज हैं, एक ये फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट डेल ए, और एक फ्लक्स का फॉर्मूला है Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉसेस लॉ ने दिया था। अब आपके पास क्या होगा कि आपने जब ये इन दोनों को इक्वेट कर दिया यहाँ पे, और सिग्मा का मतलब है कि इन सारे फ्लक्सेस का समेशन कर लेना है। तो आपने जब इन सब का समेशन किया तो आपके पास बुक में भी देखें, इसने तीन ई एस को ऐड किया, इसने इस वाले को कंसिडर ही नहीं किया क्योंकि उसको था कि हमें पता है कि ये वाला तो ऑलरेडी जीरो होगा, तो इसने इसको कंसिडर ही नहीं किया। उसने जीरो प्लस, आप देखें ई ए प्लस जीरो किया है, और आपके पास उसको इक्वेट करिए, यानी अगर आप इन सब का सम ले लेना, आप इसकी जगह लिखें जीरो प्लस ई ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास आ जाएगा ई ए इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि Q की क्या वैल्यू होती है, सिग्मा होता है Q डिवाइडेड बाय A। अभी भी चार्ज जो शीट जो है उसके ऊपर भी कोई चार्ज डेंसिटी है, तो उस शीट की जो चार्ज डेंसिटी है वहां से आप Q की वैल्यू निकालेंगे, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। आपने यहाँ पे वो वैल्यू सब्सटीट्यूट की, E A में आपने Q की जगह लिखा सिग्मा A और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वाला ए और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और आपके पास रह जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि बिल्कुल वही रिजल्ट है जो मैंने आपको पिछली अप्रोच में सिखाया था। ऐसा ही है, यस मैम। ठीक हो गया। अब अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा दो और आपके पास ये वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक हो गया। यस मैम।